नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं पिछले 10-12 दिन से लगातार ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका जैसे बड़े देश जिनकी इकोनॉमी हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्ल्ड में उनकी पावर भी बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत एडवांस कंट्री है, फिर भी वो भारत के विषय में कुछ लगातार गलत कर रहे हैं। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर जो राष्ट्र के या मोदी सरकार को इस्टेब्लिश करने वाले ट्वीट हैं या पोस्टें हैं, उनको डाउन किया जा रहा है और मोदी सरकार को डीस्टैब्लिश करने वाली, जैसे रिज़ाइन मोदी, मोदी छोड़ो, हैशटैग, ऐसे बहुत सारे हैशटैग जो चल रहे हैं, उनमें उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार ने जब उनको कहा कि इनको डाउन करो तो ट्विटर ने डाउन करा, लेकिन व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आ गया। अरे छोटी सी बात है, इस पर व्हाइट हाउस को स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत पड़ गई। फिर व्हाइट हाउस में आईपीआर को लेकर उनकी जो सेक्रेटरी है उसने स्टेटमेंट दे दिया, कैथरीन डी ने या डे ने, क्या नाम है उनका। मैं लगातार एनालिसिस कर रहा था, क्या यूएस ने भारत को टारगेट अगर क्यों किया, क्या उसका टारगेट चाइना और रशिया से बदल गया है, या वो चाइना के को टारगेट करने के साथ या बाद में भारत को टारगेट करना चाहता था। मेरी एनालिसिस के अनुसार जो मैंने 2 साल पहले कुछ किया था, उसके 2-3 साल पहले मैं ये सोच रहा था कि चाइना को तोड़कर फिर अगला नंबर ये भारत की तरफ देखेंगे, लेकिन चाइना को तोड़ने से पहले ही भारत की तरफ ऐसा रुख करना यूएस का, मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और ट्रंप प्रशासन तो मोदी सरकार का बड़ा अच्छा साथ दे रहा था, लेकिन बाइडन के आते ही ऐसा क्या हो गया। ये बाइडन के जीतने के बाद और देश के अंदर ये ऑक्सीजन की अचानक कमी हो जाना, सबको कॉन्सेंट्रेट कर जाना, फिर बंगाल की एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर देश में ऐसे प्रस्तुत करना जैसे मोदी ही सबसे बड़ी गिल्टी है, ममता बनर्जी गिल्टी नहीं है। ममता को नहीं बर्खास्त कर रहे हैं, ये मोदी गिल्टी है, और मोदी अब हिंदुओं के नहीं रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ मोदी सरकार की है वो हिंदू है। तो मोदी जी बेकार हो चुके हैं, योगी जी को सामने लेकर आओ, या योगी जी को उसी तरीके से सामने लाना जैसे वाजपेयी के समय किसी समय मोदी जी को खड़ा किया जा रहा था, और वाजपेयी सरकार को 2004 में डिस्टैब्लिश करके 2002 की गोधरा की घटना हुई। 2004 में वाजपेयी तो अच्छे हैं, सरकार तो बन रही है, लेकिन वाजपेयी के लोग अच्छे नहीं हैं, वाजपेयी का सेकुलर हो गए हैं, वाजपेयी बहुत सारी वाजपेयी को लेकर बातें करनी शुरू की, और नतीजा ये निकला कि वाजपेयी सरकार 2004 में नहीं बन पाई, मार्जिनल वोट से हार गई, लेकिन हार गई, और 10 वर्ष तक भारत में हिंदुत्व का बड़ा सार भारी विकास हुआ, भगवा आतंकवाद का विकास कर दिया कांग्रेस ने, और बहुत कुछ किया। बिल्कुल वैसे ही जो प्रोग्रेस वाजपेयी सरकार ने की लाइफ टाइम में, मैं उस समय कहता था कि याद करना पड़ेगा कि पिछले 1000 वर्ष में अगर सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कोई व्यक्ति आया तो वो वाजपेयी जी थे, जिन्होंने भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और पूरा विश्व इस बात को कह रहा था कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ गया, भारत की फॉरेन करेंसी बढ़ गई, भारत आईएमएफ में जो कर्जे में था सोना छोड़ा लाया, उसके बाद उसने 10 वर्ष का एडवांस भी जमा कर दिया बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ये सब कुछ, इतनी सारी उपलब्धियां, शाइनिंग इंडिया की उपलब्धियां, गैस सिलेंडर पर लाइन खत्म हो जाना और बहुत कुछ, उसके बावजूद वाजपेयी जी हार गए थे। उसका मुख्य कारण ये रहा कि वाजपेयी सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई इस बात की कि वाजपेयी का हिंदुत्व खत्म हो चुका है। 2009 में सेम चीज़ अडवाणी जी के खिलाफ चलाई गई। जब अडवाणी जी प्रमोट हुए तो अडवाणी जी जिन्ना की चादर चढ़ाकर आए थे पाकिस्तानी प्रोटोकॉल में, उसको लेकर 2009 में उनकी सरकार नहीं बन पाई, वो नहीं जीत पाए। मोदी जी नए आए तो मोदी जी के खिलाफ हालांकि प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन हिंदुत्व तो इकट्ठा हो गया, जातिपात भूल गया और मोदी जी को सत्ता में बिठा दिया। 2019 में इंटॉलरेंस और बहुत सारी कैंपेनें चलाई गई, लेकिन अब जो हथियार बनाया मोदी को लेकर कि मोदी डाउन करो, देश के अंदर अपोजिशन पार्टियां बनाती हैं तो समझ में आता है कि भाई अपोजिशन का काम यह है कि मोदी डाउन करो, क्योंकि उनको मोदी से चुनाव लड़ना है। लेकिन बाइडन जैसा प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, वो आज मुझे सही से समझ में आया। सही से समझ में कब आया, जब मूडी जैसी बड़ी एजेंसी, जो विश्व की बड़ी एजेंसी है, पूरे विश्व का फोरकास्ट करती है जीडीपी के मामले में, जब उसकी रिपोर्ट आई, हालांकि वो रिपोर्ट मैंने आज ही पढ़ी, वो फरवरी में शायद पब्लिश हुई थी 2021 में, और
वो जो रिपोर्ट आई और उसका जो अब नया वर्जन आया, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अपने आप में कहता है। क्या कहता है वो अपने आप में? बहुत कुछ। वो ये कह रहा है कि G20 देशों यानी कि विश्व के जो सबसे बड़े ग्रोइंग 20 कंट्री हैं, उनमें सबसे तेज जीडीपी अगर किसी की बढ़ने वाली है इस कोविड की महामारी के बावजूद, तो वो भारत है। आप सोच सकते हैं कि 2022 में मूडी ने जो फोरकास्ट किया भारत की जीडीपी ग्रोथ का, वो 13.7% यानी कि अप्रॉक्स 14% है। कोविड की जो सेकंड वेव आई, ये बात कह रहा हूं मैं कोविड की फर्स्ट वेव के बाद, लेकिन सेकंड वेव के मतलब 2022 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार हुआ है, जो भारत का स्ट्रक्चर बना है और भारत ने जो स्पीड पकड़ी है विश्व में, और जिस प्रकार से फॉरेन अफेयर्स डील किया गया, जिस तरह से इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डील किया गया, जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भारत सरकार ने ध्यान दिया, क्योंकि भारत सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कभी रहा, जिसकी वजह से हम सोना तक गिरवी रख कर आए थे किसी समय पर, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं उस बैलेंस ऑफ पेमेंट पर चर्चा करूंगा और यह बताऊंगा कि कैसे और इंडस्ट्री, कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिनसे अमेरिका जैसे बड़े देश भी घबरा गए और उनको अब भारत की ये स्पीड हजम नहीं हो रही। 13.7% की ग्रोथ, आप सोच सकते हैं कि 13.7% की ग्रोथ क्या गजब लाएगी संसार में। और 2022 में हालांकि मूडी ने अभी उसको फिर से रिवाइज करते हुए 9.7% या 9.3% या अभी रिवाइज करके 10.6% रिवाइज किया है और कहा 22 में चूंकि कोविड की जो सेकंड वेव आई है उसकी वजह से भारत की जीडीपी को रिवाइज किया जाता है और अब भारत 6.5%, 9.5 से 6.5% के बीच में जीडीपी कर ग्रोथ करेगा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात मैं कर रहा हूं और 2020-21 की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ 7% डाउन की है। उन्होंने कहा 7% रहेगी, जबकि फोरकास्ट पहले थोड़ा बड़ा था। अब आप सोच सकते हैं कि जिस कंट्री की जीडीपी 14% की ग्रोथ रेट रखने की कैपेसिटी रखती हो, उस कंट्री की जीडीपी को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट मोदी सरकार ने $5 ट्रिलियन का किया था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका और बड़े देशों के, पश्चिमी देशों के कान खड़े होना स्वाभाविक है। अब ये जो ग्रोथ है उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। कोविड 1 और कोविड 2 के बावजूद इतनी ग्रोथ क्यों, इतनी ग्रोथ का कारण क्यों? भारत की ग्रोथ का एक जो मुख्य फैक्टर है वो फैक्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि भारत में तेल की खपत बहुत होती है और हमको तेल खाड़ी के देशों से खरीदना पड़ता है। उसके लिए हमको फॉरेन करेंसी उनको देनी पड़ती है। ये जो फॉरेन करेंसी हम उनको देते हैं ये जो फॉरेन करेंसी हम उनको देते हैं वो फॉरेन करेंसी हमारे तेल में हम फूंक देते हैं और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं जिससे हम फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं वो कम होता है और हम जो फॉरेन करेंसी देते हैं जिससे हम तेल खरीदते हैं वो ज्यादा होता है। यानी कि हमारी ग्रोथ जो है वो तो रुकने वाली है। अब उसका साधन ये रहता है कि हम उसको कैसे बैलेंस करें, तो हम एफडीआई लेते हैं, एफआईआई लाते हैं। एफडीआई से मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, तो वो डॉलर्स में, यूरो में या वो दूसरे जो फॉरेन करेंसी है उनके फॉर्म में भारत में आता है, अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वो पैसा हमारे पास इकट्ठा होता है, वो हमारी करेंसी वो हमारी फॉरेन करेंसी बनता है। लेकिन वो एक्सपोर्ट से आना चाहिए। एक्सपोर्ट की बजाय वो हमको मिलना शुरू होता है जीडीपी, वो मिलना शुरू होता है भारत में एफडीआई से। यानी कि भारत में वो आएंगे, काम करेंगे, काम में प्रोग्रेस करेंगे, उस प्रोग्रेस जो इंडस्ट्री लगाएंगे, उस इंडस्ट्री से जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को वो अपने देश में लेकर जाएंगे। और हमारे लोगों को, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं, वो चूंकि हिंदुस्तान का स्वभाव नौकरी करने का बन गया है, नौकर बनने का बन गया है, इसलिए उनके इन्वेस्टमेंट में, उनकी विदेशी इंडस्ट्री में हम काम करेंगे। और भारत में तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए, यानी कि नौकरी चाहिए, तो नौकरी सरकार ऐसे पैदा करती है। लेकिन
अच्छा खासा प्रॉफिट भारत से बाहर चला जाता है और हम नौकर बनकर रह जाते हैं। अब जब तेल का इंपोर्ट इतना ज्यादा होता है तो उसकी खपत, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए? मोदी सरकार ने एक काम कर दिया कि यहां पर अब न्यूक्लियर प्लांट लगाने शुरू कर दिए, वो थोरियम बेस्ड या प्रोसेस्ड यूरेनियम बेस्ड, और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया, रशिया, इन्होंने सबने हमको सप्लाई देनी शुरू कर दी, क्योंकि ओबामा के साथ मोदी सरकार के जो करार हुए उनसे 1-2-3 एग्रीमेंट भारत ने साइन करवा ले। 1-2-3 एग्रीमेंट कहते हैं अमेरिका में कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स भारत को अनुमति देते हैं कि भारत ये कैपेबल है कि उसको न्यूक्लियर सप्लाई की जाए। अब वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चूंकि सप्लाई की जा सकती है, इसलिए सप्लाई की जा सकती है, इसलिए अब भारत अपने सिविल न्यूक्लियर प्लांट लगा सकता है। परिणाम ये होगा कि जो हमारे यहाँ ऑटो में, टेम्पो में बहुत सारा चीज़ खर्च होती थी, उसमें हमने ई रिक्शा शुरू कर दिए हैं, ई कार्स शुरू कर दी हैं, ई बसें भी भारत ला रहा है। यानी कि अब पेट्रोल कम फूकेंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा जलाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमने न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पे लगाने शुरू कर दिए हैं, हाइडल्स बनाने शुरू कर दिए हैं, और ख़ासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी हमने भारत में एक नई क्रांति भारत सरकार ने छेड़ दी। और हमने कहा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हम सोलर प्लांट घरों में लगा दिया, उससे सप्लाई आप एनर्जी बनाइए और सरकार को बेच दीजिए, एक्स्ट्रा आपके पास आती है, सरकार उसका पेमेंट देगी, सब्सिडी के साथ पेमेंट देगी, यानी कि आपको इनकरेज करने के लिए भी कुछ करेगी। और हमने विंड एनर्जी के लिए सरकारी स्तर पर हमने बहुत कुछ लगा दिया, यानी कि जो एनर्जी की सप्लाई है भारत में उसको हमने कम किया है। विदेशी तेल पर डिपेंडेबिलिटी कम हो गई, और कोविड के दौरान चूंकि हमने तेल फूकना सबसे कम कर दिया, इसलिए हमारी जीडीपी अपने आप ग्रोथ करने वाली थी। अब तेल एक्सपोर्टर जो ग्रुप हैं या जो तेल पैदा करने वाले देश हैं, वो देशों को तो भारत से समस्या होनी ही है, क्योंकि उनके तेल का बहुत बड़ा खपत भारत में होता है, एक बात। दूसरा, जो ये आर्म्स बनाने वाले कंट्री हैं, यानी कि हथियार बनाते हैं, बारूद बनाते हैं, इन कंट्रियों को बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार से लगने वाला है। कैसे? क्योंकि हमने ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हमने भारत में पिछले 6 वर्ष में इंडस्ट्री जो हथियार बनाने की कंपनियां हैं उनके साथ करार किया और भारत में उसको लाइसेंस देने शुरू कर दिए। विश्व के बहुत सारे हथियार बनाने वाले कंट्री, फाइटर जेट्स बनाने वाले कंट्री या कंपनियां, और जो लाइट आर्म्स बनाने वाला है, वो हमने भारत से लेना ही बंद कर दिया। आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया था कि भाई हम ये छोटे हथियार कोई बाहर से खरीदेंगे नहीं, छोटे हथियारों की आपूर्ति हम खुद ही करेंगे और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में हथियार बेचने वाले अमेरिका, रशिया जैसे या यूरोप के कंट्री तो भारत से खफा होने ही वाले हैं। और हम सैटेलाइट की दुनिया में इसरो ने जो तांडव करके रखा संसार में कि हमने 104 सैटेलाइट, विश्व के सबसे बड़े हमारे जो सैटेलाइट स्थापित करने वाले कंट्रियों में हम हो गए। इसरो ने नासा को कट टू कट टक्कर देनी शुरू कर दी। मंगल मिशन उसका एक बड़ा इलस्ट्रेशन था कि 400 करोड़ रुपए में मंगल मिशन पूरा हो गया, जबकि 6000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नासा का था और वो 4 बार करने के बाद फेल हो गए। हम पहली बार में वहां पहुंच गए। यानी कि आपकी स्पेस एजेंसियों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपकी आर्म्स एजेंसियों ने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपके यहाँ के जो फाइटर जेट या ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनियां हैं उन्होंने एक्सपोर्ट करना छोटे देशों को शुरू कर दिया। यानी कि हम भी रशिया, अमेरिका, चाइना और फ्रांस जैसे देशों की तरह दूसरे देशों को आर्म्स बेचने लगे और सैटेलाइट बेचने लगे, सिस्टम बेचने लगे, तो उन कंट्रियों को नुकसान होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़े हम खरीदार थे, अब हम खरीदार तो हैं ही क्योंकि हमारी जरूरतें ज़्यादा हैं, हम खरीदार तो हैं, लेकिन अब हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं तो हम उनको बेचते जा रहे हैं, बेचना भी शुरू कर दिया। और ये अनुमान है कि अगले 5 से 7 वर्ष में भारत विदेशों से बहुत कम चीज़ें खरीदेगा, बाकी वो एक्सपोर्टर बड़ा बन जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जर्मनी को चैलेंज कर दिया,
संसार की सबसे बड़ी अगर फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर कोई देश था वो जर्मनी था। कोविड के दौरान मोदी सरकार ने ये बड़ा कारनामा कर दिया कि जो हमारे यहाँ की मेडिसिन तैयार हुई कोविड की, वो हमने फार्मा इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया भारत में कि वो एक्सपोर्टर बन गया, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। इस समय विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अगर कोई है तो वो फार्मा इंडस्ट्री के मामले में भारत है। जो इंडस्ट्री को हमने 10 गुना तक बड़ा कर लिया इस कोविड की महामारी के दौरान। तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो संसार की हैं उनको कष्ट होने वाला है और बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होने वाला है। दूसरा, हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, छोटी एमएसएमई सेक्टर को उभारना शुरू कर दिया, छोटे छोटे लोगों को व्यापार करवाना शुरू कर दिया। विदेशी कंपनियों पर डिपेंडेबिलिटी की बजाय हमने ये कहा नौकरी करने के बजाय आप इंटरप्रेन्योर बने, और इंटरप्रेन्योर बनकर भारत सरकार ने मुद्रा लोन, ये लोन, वो लोन और ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग टाइप के उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया और एमएसएमई सेक्टर पर बहुत ध्यान दिया, जिसका परिणाम निकला कि एमएसएमई सेक्टर बड़ी तेजी से भारत में ग्रो कर रहा है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा बन गया है देश में कि अगर पहले हम मद्रास का सामान या हम तमिलनाडु का सामान एक्सपोर्ट करने के लिए कभी उधर मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ भेजते थे, क्यों? क्योंकि वहां समुद्र से सस्ता पड़ता था और हम इधर किसी दूसरे कंट्री से उसको इंपोर्ट करते थे। बहुत बार हम पाकिस्तान से इंपोर्ट करते थे और उधर एक्सपोर्ट करते थे। अब हमने कहा हमें किसी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करने की जरूरत नहीं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है और एरोप्लेन के जो कैरियर हैं उनका इतना रेट कम हो गया भारत में, और जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो गया है। इंडोनेशिया से ज्यादा सस्ता हम जम्मू कश्मीर भेज सकते हैं तमिलनाडु से। यानी कि भारत के अंदर सभी प्रकार की जलवायुएं पाई जाती हैं, भारत में सभी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, बल्कि 6 ऋतुएं पाई जाती हैं जो संसार के किसी और कंट्री में नहीं पाई जाती हैं। उनको एक्सप्लोर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ या जो रोड तैयार हुई, प्लेन का रास्ता तैयार हुआ, वाटरवेज तैयार हुए, उनसे अब भारत को दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की बजाय भारत में ही हम पूरा उसको पूरा कर सकते हैं। भारत खुद में एक वसुधैव कुटुंबकम, खुद में एक विश्व है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार की जलवायु और रेसेस एरिया सब कुछ पाया जाता है, इसलिए वो भी अब बंद होता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत ऐसा हो गया है कि वो ट्रेन से ज्यादा सस्ता प्लेन पर चल रहा हो, इनोवेशन के क्षेत्र में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। भारत की सॉफ्टवेयर कंपनियां विश्व में धमाल मचा कर रखा है। वो अलग बात है कि वो जो बेसिक प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूएस के ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यूएस ने हमारे काम में टड़ंगा लगाना शुरू कर दिया और उनका आईपीआर का इशू भारत के साथ है। अगर भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को रोकना है तो भारत को रोकने का एक साधन है कि यूएस की जो कंपनियां हैं उनका जो ओपन सोर्स या उनका जो प्लेटफॉर्म है उनको आईपीआर के मामले में फंसा दो और भारत से कहो कि आपके आईपीआर के आप सबसे बड़े वायलेटर हैं और आपकी कोई भी यहां पर कॉपीराइट लेते हो वो कॉपीराइट आपका ठीक नहीं है। भारत सरकार ने भले ही दिया, वो कॉपीराइट ठीक नहीं है, इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ओपन सोर्स भी आपने यूएस का इस्तेमाल किया। समझाया हमको बहुत लोगों ने इस प्रकार की बातों को, यानी कि भारत जिसकी ग्रोथ 14% हो, जिसको फोरकास्ट किया गया हो कि भारत G20 में सबसे तेज चलने वाला देश है, भारत G7 में भी सबसे ज्यादा तेज चलने वाला देश है, और भारत अगले 5 वर्ष में किसको किसको क्रॉस कर जाएगा, ये खुद में एक ताज्जुब की बात है। तो जब इस प्रकार का माहौल भारत में हो जाएगा और भारत पूर्ण रूप से इंडस्ट्रियलाइज या पूर्ण रूप से विकसित देश बनने लगे, तो फिर भारत की जो एथनिक प्रॉब्लम्स हैं उन पर भी बहुत बड़े स्तर पर लगाम लग सकता है। और फिर मोदी अगर छा गए, भारत की 80% आबादी एक मुश्त अगर कहने लगी कि मोदी जी ही हमारे या मोदी जी के फॉलोवर्स या मोदी जी के साथ की जो टीम है यही हमारे लिए सब कुछ है, तो भारत में जो कन्फ्लिक्ट पैदा किया जाता है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट हिंदू और मुसलमान का, मुसलमानों को जिस प्रकार भारत में भड़काया जाता है, जिस प्रकार उनको नए रास्ते पर चलाया जाता है, वो सब कुछ रोक लगने वाली है। इसलिए मुझे आज समझ में आया कि भारत सरकार के विरुद्ध ये सब क्यों पड़े हुए हैं। वो मूडी की जो हमने रिसर्च पढ़ी तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि अब भारत की ग्रोथ रोकना
तभी रुक सकती है जब मोदी हटाओ अभियान चलेगा, चाहे उसके खिलाफ हिंदू को खड़ा करना पड़े, चाहे प्रोपेगेंडा करना पड़े, चाहे ह्यूमन राइट के नाम से प्रोपेगेंडा करना पड़े, चाहे एथनिक रिलीजियस राइट के नाम से प्रोपेगेंडा करना पड़े, या फिर बंगाल के इशू को मोदी विरोधी इशू बनाकर करना पड़े, या और बहुत सारे इस तरह के इशू बनाकर जो मोदी की जान है उसको ही कट ऑफ कर दिया जाए। उससे करने से वाजपेयी जैसा हश्र मोदी का हो सकता है, जो वाजपेयी का 2004 में 6 साल सरकार बनने के बाद हुआ था। मोदी का अगर वैसे ही हाल हो गया तो फिर लूट खसोड़ और भारत एक अच्छा मार्केट, भारत को खाने पीने और भारत में चल रही सरकारों को लूटने का अच्छा अवसर मिल सकता है। इसलिए ये पूरा षड्यंत्र आपको अगर समझ में आ रहा हो तो हमें लगता है कि हम सबको इस लेक्चर के नीचे रिकॉर्ड भी कमेंट भी करना चाहिए और इसको शेयर भी करना चाहिए, ताकि देश में जो अविश्वास पैदा हो रहा है उस अविश्वास के प्रति हिंदू समाज खड़ा हो जाए। थैंक यू वेरी मच।